शाइनिंग स्टार नाइट क्लब। यक्षित गुस्से में अपने रूम से बाहर आया और उसने अपनी लाल आंखों से उन दोनों गाइड्स को देखा जो खड़े खड़े कांप रहे थे। उसे देखते ही जल्दी से उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था कि। यक्षित उन्हें रोकते हुए बीच में बेहद कठोर आवाज में बोला, मुझे अपने काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना लापरवाही करने वालों। सो अब तुम दोनों का भी कोई काम नहीं। इतना बोलकर उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उन दोनों को शूट कर दिया, और वो दोनों वहीं गिर गए। दोनों की सांसें थम चुकी थीं। यक्षित उन दोनों को सर्द नजरों से घूरते हुए लिफ्ट में चला गया, और कुछ देर बाद वो अपनी कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी दिख रहा था। उसने जैक को फोन किया और कुछ कहा, फिर अपना फोन सीट पर फेंककर उसने सिगरेट सुलगाई और उसके कश लगाने लगा। इधर नाज अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने काफी हद तक अब खुद को कंट्रोल कर लिया था। उसने एक गहरी सांस लेकर अब खुद को कंट्रोल किया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में एक औरत आई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने नाज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बेटा, तुम काफी देर कर दी तुमने आने में। नाज करवाहट से मुस्कुराई और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उस औरत ने उसको अंदर जाते देखा और फिर बिना कुछ बोले वो भी अपने रूम की तरफ चली गई। इधर नाज अपने रूम में आते ही सीधे बाथरूम में चली गई और शावर के नीचे बैठकर सुबकने लगी। अचानक उसके सामने वो सीन आया जब उस अजनबी ने उसे किस किया था। वो खुद का चेहरा अपनी हथेली में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। अगर ये बात निशांत को पता चली तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। उसमें अपने हाथों की मेहंदी देखी जिसमें निशांत का नाम लिखा हुआ था। वो सुबकते हुए बोली, आई एम सॉरी निशांत, मैंने ये सब, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। मैं तो सिर्फ आपको पसंद करती हूं। वो सुबकते हुए खुद से ही बोल रही थी। वो बहुत उदास और मायूस थी। कहीं निशांत उसके बारे में गलत ना सोच ले। करीब 1 घंटे तक वो बाथरूम में ही बैठी थी और जब उसे होश आया तब वो बाहर आई। इस समय उसने एक ढीला ढीला नाइट सूट पहन रखा था। वो बेड पर बैठ गई और उसने अपना फोन उठाकर देखा। 10 मिस्ड कॉल, जिसमें निशांत के 2 थे, 3 नैनतारा के और बाकी दिशा के। उसने खुद से कहा, ओहो, मैं तो उन दोनों को बताना ही भूल गई कि मैं घर आ चुकी हूं। एक काम करती हूं, मैं दिशा को मैसेज ही भेज देती हूं। उसने दिशा को एक मैसेज सेंड कर दिया कि वो घर आ गई है और अपना फोन साइड में रख दिया, क्योंकि उसमें निशांत को फोन करने की हिम्मत नहीं थी। वो अपना मुंह पिलो में डालकर लेट गई, क्योंकि वो अपनी ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं बता सकती थी। किसी को नहीं, कोई नहीं था उसको समझने वाला यहां। वो सुबकते हुए कब नींद की आगोश में चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अपने आने वाले कल से अनजान वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई। दूसरी तरफ यक्षित अपने पेंटहाउस में आया और सीधे अपने रूम के बगल वाले रूम की तरफ बढ़ गया। वो अंदर आया तो उसकी नजर बेड पर लेटी एक लड़की पर गई जिसमें सिर्फ बिकनी वेयर कर रखी थी। वो दिखने में सुंदर भी थी। जब उसने रूम में किसी की आहट सुनी तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई और उसमें सामने देखा जहां यक्षित खड़ा उसे ही घूर रहा था। वो तुरंत यक्षित के सामने आ गई और एक सिडक्टिव स्माइल के साथ बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम प्रिया है और। यक्षित ने उसके बालों को पीछे से पकड़कर अपने करीब किया और कहा, आई डोंट केयर, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम बस वो करो जो तुम यहां करने आई हो। प्रिया एक पल को सहम गई, पर अगले ही पल वो मुस्कुराई और बोली, ओके, एज यू विश। इतना बोलकर वो यक्षित के होठों के नजदीक आई और जैसे ही उसे किस करने को हुई, यक्षित ने उसे पीछे धक्का दे दिया। प्रिया एक पल को हैरान हो गई और यक्षित के चेहरे को देखने लगी।
यक्षित ने कठोर आवाज में कहा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यक्षित सिंघानिया के होठों तक पहुंच सको। प्रिया काफी एम्बैरेस्ड हो गई और उसके चेहरे पर एक खिसियानी हंसी आ गई। उसने कहा, ओके, मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। यक्षित ने अपने कोट को उतारकर साइड में फेंक दिया और अपनी शर्ट निकालते हुए बोला, तो करो। वो लड़की आगे बढ़ी और उसके इमर्ज चेस्ट पर किस करने लगी। यक्षित ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया और फिर उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा। उसने प्रिया को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लिसन टू मी केयरफुली। इफ आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, देन आई विल डिस्ट्रॉय यू। उसके एक्सप्रेशन खतरनाक हो गए ये बोलते हुए। वही प्रिया एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, नो नो मिस्टर सिंघानिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू हैप्पी। यक्षित के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो अजीब तरह से बोला, गुड फॉर यू, और उसके ऊपर झुक गया। करीब 3 घंटे बाद वो लंबी सांसें लेते हुए सीलिंग को देख रहा था। वहीं प्रिया की तो हालत खराब थी, पर फिर भी वो यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यू वॉन्ट मोर? ये बोलकर जैसे ही उससे चिपकने को हुई, यक्षित ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और उसे मरोड़ते हुए बोला, मैं एक बार यूज की हुई चीज को दोबारा यूज नहीं करता, cause I always like to do different and new things. So now, get lost. प्रिया ने निराश होकर उसे देखा, पर उसके चेहरे को देखते हुए उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची। वो तुरंत वहां से उठकर जाने लगी कि तभी यक्षित ने बगल के ड्रॉर से एक ब्लैंक चेक निकाला और उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, अमाउंट? उसकी बात को समझते हुए प्रिया ने उस चेक को उठाया और मुस्कुराई। उसने 10 लाख अमाउंट ऐड कर लिया और खुशी से उठ गई। उसको देखकर यक्षित तिरछा मुस्कुराया और खुद से बोला, औकात, दैट्स व्हाई आई हेट गर्ल्स। इतना बोलकर अचानक उसके सामने उस लड़की का चेहरा आ गया और उसकी वो भूरी आंखें जो आंसुओं से भरी थीं। यक्षित का चेहरा हद से ज्यादा डार्क हो गया। वो खुद से बोला, स्वीट कैंडी, तुम मुझसे भाग जरूर सकती हो पर बच नहीं सकती। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क थे। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में हॉल में बैठे मिस्टर धनराज सिंघानिया उस न्यूज़पेपर को बहुत ही गुस्से से घूर रहे थे, जिसके फर्स्ट पेपर पर ही उनके बेटे यक्षित सिंघानिया की फोटो छपी थी, जिसमें वो एक लड़की को किस कर रहा था और उसकी हेडलाइन थी, मिस्टर यक्षित सिंघानिया और उनकी न्यू गर्लफ्रेंड की फोटो हुई वायरल। उस फोटो में उस लड़की का चेहरा भी साफ दिख रहा था, जिसमें वो यक्षित को पकड़ कर खड़ी थी। ये देखकर धनराज सिंघानिया गुस्से से कांप रहे थे। वहीं उनके सामने खड़ी थी उनकी बीवी, जिसका नाम था हिमानी सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में वो पेपर उनके सामने फेंका और गुस्से में बोले, ये लो और देखो तुम्हारे बेटे की नई करतूत। कितनी बार कहा है कि अपनी अय्याशियों को अपने तक ही सीमित रखे। हिमानी चुपचाप उस फोटो को देख रही थी और शांति से खड़ी थी। मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें देखते हुए किसी को कॉल किया और बोले, मुझे इस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन दो, अभी कुछ देर में। और फिर उन्होंने फोन काटकर दूसरा फोन यक्षित को किया, जिसका हमेशा की तरह कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, अब मुझे खुद ही उससे बात करनी होगी। सहगल हाउस में आज नाज और निशांत की शादी थी, तो तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सब इधर उधर भागकर तैयारियां कर रहे थे और नाज अपने रूम में बैठी थी। खुश तो वो थी, पर फिर भी उसे एक डर और बेचैनी सी हो रही थी, जैसे आज कुछ होने वाला हो। नाज के पास दिशा और उसकी सौतेली बहन साशा बैठी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल की होगी। दिशा ने परेशान होकर पूछा, आखिर हुआ क्या है नाज? तू इतना उदास क्यों है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ हल निकालूं तेरी इस उदासी का। नाज ने अपनी पलकों को उठाकर उसे देखा। वो सोच में पड़ गई थी कि ये बात वो उसे बताए या नहीं। फिर उसने हिम्मत करके जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, तभी वहां उसकी सौतेली मां आ गई, जिसका नाम सोनाली था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नाज बेटा,
तुम अभी भी बैठी हो? जाओ फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अभी कुछ देर में ही तुम्हें रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आ जाएंगी। फिर तुम रेडी कब होगी? और हाँ साशा, तू मेरे साथ आ और नाज के लिए कुछ खाने को लाकर उसे खिला दे। फिर तो वो शादी के बाद ही कुछ खा पाएगी। साशा अपना सर हिलाते हुए वहां से चली गई और इधर नाज बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। दिशा ने खुद से कहा, इसे क्या हो गया है? कल तक तो कितनी खुश थी। वो थोड़ी परेशान हो गई थी नाज के लिए। वहीं दूसरी तरफ यक्षित के पेंट हाउस में यक्षित अपने रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा इमोशनलेस था। उसके चेहरे से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था। अचानक उसकी नजर अपने सामने रखे उस न्यूज़पेपर पर गई और उसकी नजरें बेहद सर्द हो गईं। उसने उस न्यूज़पेपर को उठाकर अपने हाथों में मसला और लाइटर से उसे जला दिया। और अब वो न्यूज़पेपर जला हुआ राख बनकर पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था। उसे देखते हुए यक्षित कठोर आवाज में बोला, स्वीट कैंडी, तुम भी अब ऐसे ही बिखरोगी, पर तुमसे पहले वो बिखरेगा जिसने ये किया है। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। तभी वहां बेन आया और बोला, सर, बड़े सर और बड़ी मैम आई हैं। उसकी बात सुनते ही यक्षित के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो वैसे ही अपने शर्टलेस बॉडी के साथ बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसका ध्यान नीचे हॉल में बैठे अपने मॉम और डैड पर गया, जो उसके लिए ही वेट कर रहे थे। यक्षित स्टाइल से अपने लोअर में हाथ डाले नीचे उतरते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आज सुबह सुबह आपको मेरी याद कैसे आ गई? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोले, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी यहां आना पड़ा। यक्षित ने अपनी मॉम की तरफ देखा तो उदास होकर उसे देख रही थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे से कभी भी लड़े, पर हमेशा। खैर, मिस्टर सिंघानिया गुस्से में बोले, तुम हर बार जो करते हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर इस बार उस लड़की की कोई गलती नहीं है और वो। यक्षित बीच में ही कठोरता से बोला, मिस्टर सिंघानिया, वर्ड सुधारे अपनी। मिस्टर सिंघानिया गुस्से से बोले, मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। वो इस केस में बहुत मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। और ये बात मैं इसलिए यकीन से कह सकता हूं क्योंकि वो मेरे एक खास बिजनेस पार्टनर रमन सहगल की बेटी है और मैं उससे पहले भी मिला हूं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो क्या है। तुम। यक्षित बीच में बेहद कठोरता से बोला, वो क्या है और क्या नहीं, ये आप मुझे मत बताओ। आप सिर्फ ये बताओ कि व्हाट डू यू वांट? ये बोलते हुए उसकी नजरें मिस्टर सिंघानिया पर ही टिकी हुई थीं। मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए कहा, आज उसकी शादी है और इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसकी शादी होगी और इसलिए मैं चाहता हूं तुम उससे शादी कर लो। उनकी बात सुनकर हिमानी ने उनकी तरफ देखा। वो भी सोच में पड़ गई थी क्योंकि नाज तो उसे भी मासूम लग रही थी और अगर किसी मासूम लड़की की जिंदगी उनके बेटी की वजह से खराब हो जाए तो इससे ज्यादा बुरा डर क्या होगा। वो यक्षित को बहुत अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी यक्षित प्यार, मोहब्बत, इश्क और शादी जैसी चीज में यकीन नहीं रखता था। उसने डरते हुए यक्षित की तरफ देखा, जिसका चेहरा बेहद सर्द था। अचानक उसने अपना सर टेढ़ा करके मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और बोला, नेवर, मैं ऐसे शादी कभी नहीं करूंगा और ये आप अच्छे से जानते हैं कि शादी जैसी चीजें मेरे लिए नहीं बनी और मेरे लिए लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो हैं। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। तो इस बार हिमानी गुस्से में बोली, यक्षित, जबान संभालो, वो तुम्हारे डैड है और वो जो भी कह रहे हैं वो सही है। तुम्हारे कारण उस मासूम। यक्षित भी अब जोर से चीख पड़ा, ओ एक्सक्यूज मी मॉम, वो कोई मासूम लड़की नहीं है, क्योंकि अगर वो मासूम होती तो वहां नहीं होती। एंड दूसरी चीज,
मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। इतना बोलकर उसने उन दोनों को देखा और बोला, अब अगर आपका हो गया हो तो आप दोनों जा सकते हैं। धनराज और हिमानी दोनों ने गुस्से में उसे देखा। तब तक यक्षित बेफिक्री से वहां से चला गया। वहीं धनराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बना ली और खुद से बोला, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो दनाते हुए बाहर निकल गया, उसके साथ ही हिमानी भी। इधर दूसरी तरफ नाजलाल जोड़े में पूरी तरह से रेडी होकर बैठी थी। उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत लग रहा था। वो खुद को मिरर में देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। कुछ ही देर बचे थे अब उसकी शादी में। उसके बाद वो निशांत की पत्नी हो जाएगी। ये याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। पर एक डर भी था जो उसके मन में बैठा हुआ था। वहीं नीचे रमण सहगल सभी का स्वागत करने में लगे थे। वो एक अच्छे और जाने माने बिजनेसमैन थे और इसलिए उनकी पहचान भी बहुत थी। मुहूर्त का समय हो चुका था, पर दूल्हा और बारात का कोई पता नहीं था। अब वो थोड़े टेंस हो गए थे। उन्होंने निशांत के फादर को कॉल किया। एक बार फोन पूरा रिंग होने के बाद कट गया। तभी उन्हें सामने से आता निशांत और उसके पिता दिखे। पर ये क्या? निशांत तो नॉर्मल कपड़ों में था। वो भी देखने में हैंडसम था, पर आज उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। उसे ऐसे देखकर रमण उसकी तरफ बढ़ गया और बोला, ये क्या है निशांत, तुम इन कपड़ों में? शादी का मुहूर्त हो गया है और तुम ऐसे कैसे? उसकी बात को बीच में काटते हुए निशांत के पिता बोले, कैसा मुहूर्त और कैसी शादी? यहां अब कोई शादी नहीं होगी। खास करके आपकी उस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर रमण को बेहद गुस्सा आया और उसने गुस्से में निशांत के बाप के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम जानते नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? वो अपने कॉलर से उनका हाथ हटाते हुए बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या हो और वो क्या है। तुम्हारी बेटी की सच्चाई ये है तो लो इसे और अपनी आंखों को फाड़ कर देखो इसे। उसने वो न्यूज़पेपर गुस्से में रमण के चेहरे की तरफ फेंका और उस न्यूज़पेपर को देखते हुए रमण का चेहरा गुस्से से काला हो गया। उसने बेहद गुस्से से चिल्लाकर कहा, नाज! नाज जो खुद को आईने में देखकर खुश हो रही थी, वो अपने पापा की ऐसी आवाज सुनकर एकदम से ही सहम गई थी। वहीं दूसरी तरफ यक्षित अपने स्टडी रूम में बैठा था और उसके सामने जैक खड़ा था और उसके हाथ में नाज की इंफॉर्मेशन थी। यक्षित ने बेहद गुस्से में खड़े होते हुए कहा, नाज सहगल, एक साथ दो दो गलती। तुम तो खटक गई मेरी आंखों में। अब तो तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सख्त थे और अचानक उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूम गया और वो चेहरा याद आते ही यक्षित की मुट्ठियां कस गईं। पेंट हाउस। यक्षित ने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा, जैक, तुम समझ गए ना? जैक, जो अभी तक उसकी बात सुनकर हैरानी में था, उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ओके बॉस। यक्षित ने अब बिना उसकी तरफ देखे तेज आवाज में कहा, सो नाउ गेट लॉस्ट। जैक वहां से तुरंत चला गया और वहीं यक्षित बाहर की तरफ देखते हुए अजीब सी आवाज में बोला, ना सैगल, तैयार हो जाओ अब, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है यक्षित सिंघानिया नाम का तूफान। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और सिगरेट को नीचे फेंककर उसे अपने जूते से क्रश करते हुए बोला, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, स्वीट कैंडी। ये बोलकर उसने तिरछी स्माइल की और फिर अचानक उसके एक्सप्रेशन फिर से डार्क हो गए। दूसरी तरफ सैगल हाउस में नाज अपने पापा की ऐसी तेज आवाज सुनकर सहम गई थी। उसने अपने पास खड़ी दिशा की तरफ देखा और बोली, पापा को क्या हो गया दिशु? वो ऐसे क्यों चिल्लाए? दिशा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, पता नहीं यार, तू रुक, मैं देखकर आती हूं अभी। ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी वहां साशा अपने लहंगे को संभालते हुए आई और नाज के पास जाकर बोली, दीदी,
एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और इसलिए आपको पापा नीचे बुला रहे हैं। नाज का मासूम दिल एकदम से सहम गया। उसने खुद से कहा, आखिर ऐसा क्यों हो गया जो पापा ऐसे गुस्से में चिल्ला रहे हैं? फिर उसने साशा की तरफ देखकर पूछा, क्या हो गया है साशा? साशा बोली, वो दीदी, दरअसल आपकी। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी नीचे से एक बार फिर रमण की तेज आवाज आई। नाज, कहाँ हो तुम? अभी के अभी मेरे सामने आओ। नाज एक बार फिर से घबरा गई और कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, क्या हुआ है पापा? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? साशा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, दी, पहले तो आप अभी मेरे साथ चलो। पापा आपको कब से नीचे बुला रहे हैं। नाज ने दिशा की तरफ देखा तो दिशा तुरंत बोली, हाँ, मुझे भी लगता है पहले तुझे नीचे चलना चाहिए। नाज ने अब अपना सिर हिलाया और अपने घबराते दिल और भारी लहंगे को संभालते हुए वो धीरे से आगे बढ़ गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था, ये सोचकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसके पापा ऐसे चिल्ला रहे थे। वहीं नीचे रमण को चिल्लाते हुए देखकर निशांत के पिता फिर से बोले, क्या हुआ मिस्टर सहगल? आपकी बेटी आ नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई? रमण ने गुस्से में उसे देखा और बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुप करो। अब निशांत बोला, बकवास तो आपकी बहुत हो गई अंकल। मैंने नाज से शादी के लिए हां की क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया? मेरा मजाक बनाया और अब वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि यक्षित के बारे में एक भी बुरा शब्द उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। सब जान गए थे कि उस फोटो में यक्षित ही है और यक्षित सिंघानिया के पास पहुंचना या उसके बारे में अफवाह फैलाना उनके लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता था, ये वो बहुत अच्छे से समझते थे। निशांत भी यही समझकर चुप हो गया था। निशांत नाज को 2 सालों से पसंद करता था, तब से जब वो पहली बार सैगल हाउस में आया था और उसमें नाज को देखा था। नाज की खूबसूरती और मासूमियत ने उसे अपना दीवाना बना दिया था और तब से निशांत धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा था। पर आज नाज की फोटो किसी और के साथ देखकर उसे कैसा महसूस हो रहा था, ये तो सिर्फ वही जानता था। अभी सब एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां नाज की प्यारी सी आवाज आई। क्या हुआ पापा? नाज की आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा। लाल रंग के सुंदर से शादी के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर एक बार फिर निशांत ने अपने आप को उससे जुड़ता हुआ महसूस किया। वो नाज के खूबसूरत चेहरे को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर फिर उसे नाज का किया याद आया और वो गुस्से से भर गया। रमण ने जब नाज की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखा और गुस्से से भर गया। वो झटके से उसकी तरफ बढ़ा और उसने एक जोरदार चांटा नाज के चेहरे पर मारा, जिससे नाज का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो हैरान थी, उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वहीं शाशा और दिशा भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। नाज ने अपना चेहरा उठाकर अपने सामने खड़े अपने पिता को देखा। उसका नाजुक सा और गोरा गाल पूरा लाल हो चुका था और उसके चेहरे पर रमण की उंगलियों के निशान छप गए थे। उसने अपने कांपते होठों से कहा, पापा। रमण ने गुस्से में कहा, मत कहो मुझे पापा। तुमने जो किया है उसके बाद मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया हूं। अब और क्या देखना बाकी रह गया था नाज? लो, अब तुम भी देखो अपने कारनामे को। उसने गुस्से से वो न्यूज़पेपर नाज के चेहरे पर फेंक दिया। वहीं नाज, जो पहले से ही पत्थर बनी अपने पापा की बातें सुन रही थी, उसने जब उस न्यूज़पेपर को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। आखिर उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। वो सच सामने आ गया था जिसे याद कर वो रात भर सो नहीं पाई थी।
उसने भरी आंखों से उस फोटो को देखा जिसमें वो अजनबी इंसान उसे किस कर रहा था। अचानक उसकी नजर वहां गई जहां लिखा था, यक्षित सिंघानिया की न्यू गर्लफ्रेंड नाज। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो तो उस इंसान को जानती भी नहीं थी। फिर ये क्या था? वो हैरान हो गई थी। साथ ही वो डर के मारे कांपने लगी थी। अब क्या होगा? इसका मतलब उसके पापा को भी उस पर यकीन नहीं था। उसकी आंखें बरसने लगीं। उसने बरसती आंखों से एक बार निशांत की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। नाज ने अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया और इसके साथ ही उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उसके गालों पर आ गए। कुछ टूट सा गया था। एक खूबसूरत सा सपना टूटा था जो उसमें अपने और निशांत के लिए देखा था। एक ही दिन में सब तबाह हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका वहां खड़ा होना भी मुश्किल सा था। तभी रमण जोर से चिल्लाया, नाज, बोलो ये सब क्या है? अगर तुम्हें यही करना था तो फिर तुमने निशांत के लिए हां क्यों की? क्या तुम सबके सामने मेरी इज्जत लेना चाहती थी? हाँ, बोलो। नाज ने हैरान होकर अपने पापा को देखा और नड़खड़ाते हुए बोली, पापा, आप ये। रमण गुस्से में बोला, ओह जस्ट शट अप नाज। ये दिन दिखाने के बाद पापा मत कहो मुझे। शर्म आ रही है ये कहते हुए कि तुम मेरी बेटी हो। अरे, उसी दिन मर क्यों नहीं गई जब इस दुनिया में आई थी तुम? अगर तुम तभी मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नाज को एक जबरदस्त झटका लगा और वो 2 कदम लड़खड़ा गई। वहीं अब दिशा को गुस्सा आ गया। उसने बीच में आते हुए कहा, अंकल, आप ऐसे कैसे उसे कुछ भी कह सकते हैं? एक बार उसकी पूरी बात। रमण दिशा को देखकर बोला, दिशा, तुम बिल्कुल चुप रहो अभी। दिशा चुप हो गई, पर उसे नाज के लिए बहुत बुरा लग रहा था। नाज वहीं बुद्ध बनी, बस अपने आंसू बहाते हुए ये सब सुन रही थी। तभी निशांत उसके सामने आते हुए बोला, वाह नाज, क्या कमाल किया है तुमने। मेरे छूने से तो तुम्हें घिन आती थी ना, तभी तो मुझसे दूर भागती थी तुम, राइट? और मेरे सामने सती सावित्री बनती थी और बाहर ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही थी। नाज ने हैरानी से निशांत को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये निशांत बोल रहा था, जो उसकी इतनी इज्जत करता था। उसमें हकलाकर पूछा, निशांत, आप भी? निशांत ने गुस्से में कहा, अब तो अपना ड्रामा बंद कर दो नाज। कब तक ये नाटक करोगी जैसे तुम बहुत सीधी हो? नाज के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बस अपना सिर झुकाए आंसू बहाने लगी। वहीं उसकी मां दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी, जैसे उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। निशांत के पिता बोले, निशांत, छोड़ो इन्हें और चलो मेरे साथ। ऐसे लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना जिनकी बेटी ऐसी कैरेक्टरलेस हो। उन्होंने जैसे ही ये कहा, नाज ने जोर से अपने लहंगे को पकड़ लिया। रमन की मुट्ठियां कस गईं। आज वो कैसा महसूस कर रहा था वो बता नहीं सकता था। सालों से बनाई उसकी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई थी, और वो भी सिर्फ नाज की वजह से। उसने गुस्से में नाज को देखा। निशांत ने नाज को देखकर कहा, ये बिल्कुल सही नहीं किया तुमने नाज, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा ये सब, उसने गुस्से में कहा। वही नाज अभी भी अपनी जगह पर फ्रीज थी। कैसा तूफान आ गया था एक ही दिन में उसकी जिंदगी में, जो सब कुछ उड़ाकर चला गया था। निशांत के पिता ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर जाने लगे। वही रमण ने गुस्से में नाज को देखते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, अब आप लोग भी जा सकते हो यहां, अब कोई शादी नहीं होगी। उसमें जैसे ही ये कहा, तभी वहां एक भारी आवाज आई, दूल्हे की एंट्री तो अब हुई है और आप कह रहे हैं यहां शादी नहीं होगी? शादी तो आज ही होगी और यहीं होगी। ये आवाज सुनकर सबने सामने देखा। नाज ने भी अपनी आंसुओं से भरी पलकों को उठाया।